नमस्कार दोस्तों, जीएस विद मनीष में आप सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत है। इसमें हमारा आज का पहला प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा या काव्य भाषा? तो हिंदी की विशिष्ट बोली जो ब्रजभाषा है यह सर्वाधिक काव्य भाषा के लिए प्रसिद्ध है। ब्रजभाषा का अपनी रचनाओं में प्रयोग करने वाले प्रमुख कवियों में सूरदास जी रहे, रहीम रहे, रसखान रहे। इन्होंने अपनी रचनाओं में ब्रजभाषा का प्रयोग किया और ब्रजभाषा का जो प्रमुख केंद्र रहा यह मथुरा के आसपास रहा। मथुरा, आगरा में सर्वाधिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया जाता है बोलचाल की भाषाओं में और ठीक है। और ब्रजभाषा जो है यह पश्चिमी हिंदी की एक प्रमुख बोली है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा के वर्ग में, राष्ट्रभाषा में, विभाषा में या तकनीकी भाषा में? तो भारतवर्ष में हिंदी को राजभाषा के वर्ग में रखा जाता है। भारतीय संविधान द्वारा 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसका उल्लेख संविधान के 343 से 351 तक के अनुच्छेद में वर्णन किया गया इसका। और अनुच्छेद 343(1) में यह कहा गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। दरअसल हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 ईस्वी को मिला, इसीलिए 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हिंदी दिवस हमारा कब हो जाएगा? 14 सितंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ख घ, क ग, थ ध या फ भ? तो अल्प प्राण वर्ण जो होते हैं यह वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण जो होते हैं यह अल्प प्राण होते हैं। दूसरे और चौथे वर्ण जो होते हैं वर्गों के यह महाप्राण होते हैं। देखिए, ख और घ, क ख ग घ, तो दूसरा और चौथा हो गया, तो ये महाप्राण हो गया, अतः ये हमारा आंसर है नहीं। क और ग, क पहला हो गया और ग तीसरा हो गया। पहला, तीसरा और पांचवा क्या होता है? अल्प प्राण होता है, अतः ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। त थ द ध ये भी महाप्राण हो गया। ठीक है, प फ 2 हो गया, ब भ 4 हो गया, अतः ये भी महाप्राण हो गया। तो किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है, दूसरा चौथा वर्ण जो होता है यह महाप्राण होता है, अतः इस प्रश्न का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं? श, य, ग, ज। तो य जो हो जाएगा, यह हमारा नासिक के व्यंजन हो जाएगा। सभी वर्गों के पांचवें वर्ण जो होते हैं वह नासिक के होते हैं। एक सूत्र है, यमंगणना नाम नासिका च, अर्थात न्य, म, ङ, ड़, न, ये पांचों वर्ण क्या होते हैं? नासिक के वर्ण होते हैं। ठीक है, अतः ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अधोपतन, अधिपतन, अधः पतन, आधः पतन। तो शुद्ध वर्तनी हमारी जो हो जाएगी इन नीचे दिए गए विकल्पों में से अधः पतन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सृष्टि, सृष्टि, सृष्टि या सृष्टि। ठीक है, तो इसमें हमारी सही वर्तनी जो हो जाएगी ये सृष्टि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है? व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं? तो सर्वप्रथम हमको क्या करना है? सदैव की संधि विच्छेद कर लेनी है। ठीक है ना, तो हो जाएगा सदा धन एव, इसमें से आ और यहाँ से ए मिलके हो जाएगा ऐ। ठीक है, तो हो जाएगा सदैव। ऐ होने का मतलब स्वरों का मेल हो रहा है, तो सर्वप्रथम ये चीज यही निश्चित हो गया। दिया गया उदाहरण है यह स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है ना, स्वर संधि में भी ऐ हो रहा है, अर्थात यह वृद्धि संधि का उदाहरण है, तो स्वर वृद्धि संधि हो जाएगा। अब ऑप्शन देखते हैं। व्यंजन संधि, व्यंजनों के मेल से व्यंजन संधि होता है, इसमें स्वरों का मेल हो रहा है तो व्यंजन संधि होगा नहीं। स्वर संधि ये सही है। विसर्ग संधि होगा नहीं, तो स्वर संधि भी हो गया। और स्वर संधि में भी कौन सी संधि हो गई? स्वर वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे। इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? संयोग, मनोहर, नमस्कार, पवन।
तो सबसे पहले संधि को पहचानने का तरीका है कि अगर जो शब्द दिया हुआ है, उदाहरण दिया हुआ है, तो उसका संधि विच्छेद कर लीजिए आप। संयोग दिया हुआ है, इसका संधि विच्छेद करिए, देखिए क्या होता है। तो संयोग का संधि विच्छेद करिएगा तो हो जाएगा समधन योग बराबर संयोग। स्वर संधि हमसे पूछ रहा है, तो जब दो स्वरों का आपस में मेल होगा तो उससे उत्पन्न विकार को ही हम स्वर संधि कहते हैं। इसमें देखिए आप म और य का मेल हो रहा है, अर्थात यह क्या हो गया, यह व्यंजन संधि हो गया। यह हमारा ऑप्शन है नहीं। मनोहर का शब्द विच्छेद करिए, मनोहर का संधि विच्छेद करेंगे तो मनः धन हर हो जाएगा, मनः धन हर बराबर मनोहर हो जाएगा। अब ये मनः धन हर विसर्ग के बाद व्यंजन आ रहा है, यह हो जाएगा आपका विसर्ग संधि, यह हो जाएगा। ठीक है, तो यह विसर्ग संधि हो गया। अगला उदाहरण कह रहा है नमस्कार, इसका संधि विच्छेद करिएगा तो नमः धन कार बराबर नमस्कार होता है। यहां भी विसर्ग के बाद व्यंजन वर्ण आ रहा है, अर्थात यह भी विसर्ग संधि हो जाएगा, तो हमारा यह भी ऑप्शन नहीं हो रहा है। बचा पवन, तो जब ऊपर की तीनों ऑप्शन नहीं है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन इसको भी करके देख लीजिए कि पवन, तो पवन का संधि विच्छेद करिएगा तो पो धन अन हो जाएगा। अब प का ओ और अ दोनों मिलके अव हो जाएंगे, और अव जब होगा, ओ धन अ हुआ तो अव हो गया। अब प धन अव धन न, तो हो जाएगा प और अ मिलके प व न, तो ये पवन क्या हो गया, यह स्वर संधि का उदाहरण हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शब्द कह रहा है गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, उप का, आ का, प्रति का या अनु का। ठीक है ना, तो गमन शब्द का मतलब क्या होता है, पहले इसका अर्थ समझ लीजिए। गमन मतलब होता है जाना, ठीक है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग हम जोड़ दें कि जिससे इसका अर्थ जो है यह विपरीत हो जाए, उल्टा हो जाए। ठीक है, तो जाने का उल्टा क्या होता है, आना। आना को क्या कहते हैं, आने के लिए हम एक शब्द कहें तो आगमन होता है। अतः आ उपसर्ग अगर हम गमन में जोड़ दें तो हो जाएगा आगमन, और आगमन मतलब होता है आना, जो जाने का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निर्वासित में प्रत्यय है इक, नी, सित या इत। तो सबसे पहले अगर उपसर्ग बताना हो, प्रत्यय बताना हो, संधि बताना हो, तो आप क्या करेंगे, समास बताना हो, दिए गए उदाहरण में जो शब्द है उसका आप पहले संधि विच्छेद कर लीजिए। निर्वासित का संधि विच्छेद जब करिएगा तो निर्धन वास धन इत हो जाएगा। अब आपका निर जो हो जाएगा यह उपसर्ग हो जाएगा, वास जो हो जाएगा यह मूल शब्द हो जाएगा, और इत जो हो जाएगा यह प्रत्यय हो जाएगा। अब जो कुछ भी आपसे पूछे बता दीजिए। यहां पे प्रत्यय पूछ रहा है तो इत प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगर इसमें उपसर्ग पूछता तो निरुपसर्ग हो जाता, मूल शब्द पूछता तो वास मूल शब्द हो जाता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, में से कर्मधारय समास किस में है, दिए गए उदाहरणों में कर्मधारय समास किस में है, चक्रपाणि में, चतुर्युगम में, नीलोत्पलम में या माता पिता में। तो चक्रपाणि मतलब क्या होता है, चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु जी, तो किसी तीसरे अर्थ की प्रतीति हो रही यहां पे, इसलिए यह बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यह तो ऑप्शन है नहीं आपका। दूसरा ऑप्शन कह रहा है चतुर्युगम, अर्थात 4 युगों का समूह। 4 युगों का समूह मतलब 4 संख्या को प्रतीत कर रहा है, अर्थात यह द्विगु समास हो गया, यह भी नहीं होगा। तीसरा कह रहा है नीलोत्पलम, अर्थात नीला है उत्पल जो कमल, ठीक है ना, नीला है जो कमल, अर्थात ये क्या है, नीला क्या हो गया, विशेषण हो गया, किसका, उत्पल का, अर्थात यहां पे विशेषण विशेष की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की यह पहचान याद रखिए कि जिसमें विशेषण विशेष की बात हो, उपमान उपमेय की बात हो, और जहां पे है जो
है जो शब्द का प्रयोग हुआ हो वह कर्मधारय समास का उदाहरण होता है। अर्थात नीलोत्पलम, नीला है जो उत्पल अर्थात नीले कमल की बात हो रही है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका कर्मधारय समास नीलोत्पलम। माता पिता क्या है, तो माता और पिता दोनों क्या हैं, दोनों प्रधान है, दोनों पद प्रधान है। प्रथम पद भी प्रधान है माता और दूसरा पद जो है उत्तर पद ये भी प्रधान है पिता। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास हो जाता है। जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं उसमें कौन सा समास होता है, समास होता है, द्विगु समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, कर्मधारय समास होता है या कोई और समास होता है। ठीक है, पांचवा हमने अपनी तरफ से ऐड कर दिया कि कोई और समास होता है। तो देख लीजिए सबसे पहले कि द्वंद्व समास में क्या होता है। द्वंद्व समास अभी हमने पढ़ा कि द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। प्रथम पद भी और उत्तर पद भी दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे दाल चावल, माता पिता, दूध भात। ठीक है, तो दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं। द्विगु समास में क्या होता है, द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है और विशेषण होता है, वह दूसरे पद की विशेषता बताता है संख्यावाची। ठीक है, पुरुष में उत्तर पद प्रधान होगा। और कर्मधारय समास में क्या हो जाएगा, इसमें भी उत्तर पद प्रधान होगा। कह रहा है जिसमें दोनों पद प्रधान हो, अर्थात यह बहुव्रीहि समास के बारे में बात कर रहा है। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, दोनों पद अप्रधान होते हैं और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की प्रतीति करवाते हैं। नीलकंठ अर्थात नीला है कंठ जिसका, अर्थात महादेव की बात हो रही है, शंकर भगवान की बात हो रही है। तो इनमें से ऑप्शन कोई नहीं है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोनों पद अप्रधान होते हैं उसमें कौन सा समास होता है, तो बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, किसी तीसरे अर्थ की प्रतीति करवाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है, मलयज, जलज, पंकज, वैभव। तो रूढ़ शब्द कहते किसको हैं, ऐसा शब्द जिसका हम संधि विच्छेद कर दें, तोड़ दें, तो उसका जो पार्ट हो, उसका जो भाग हो, तोड़ने के बाद उसका कोई सार्थक अर्थ न निकले तो रूढ़ शब्द कहलाता है। तो इसमें वैभव क्या हो जाएगा, यह रूढ़ शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। परीक्षा शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो परीक्षा शब्द जो है यह तत्सम शब्द है। परीक्षा का तद्भव क्या हो जाएगा, तो परीक्षा का तद्भव परख हो जाएगा। देशज शब्द वो होते हैं जिनकी उत्पत्ति का कोई पता न चले। ठीक है, और विदेशज शब्द जो बाहर की भाषाओं से, जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी की भाषाओं के ऐसे शब्द जिनका हिंदी में हम प्रयोग करते हैं वो विदेशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा कि परीक्षा का ऐसा शब्द है तत्सम शब्द है, और परीक्षा का तद्भव क्या होता है, तो परख होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा बताइए। अर्थात बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है इसको हमको बताना है। जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, या इनमें से कोई नहीं है। तो बुढ़ापा जो है यह भाववाचक संज्ञा है, अतः ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, सूर्याणी, सूर्या, सूर्याई या सूर्यो। तो सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग जो हो जाएगा यह सूर्या हो जाएगा, अतः ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अनंत का पर्यायवाची शब्द है निस्सीम, भगवान, शेषनाग या बंधन। तो अनंत का पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा यह निस्सीम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। अनंत के और कौन कौन से पर्यायवाची हो सकते हैं, तो अपरिमित हो सकता है, अपरिमित भी अनंत का पर्यायवाची है। ठीक है, अविनाशी हो जाएगा, असीम हो जाएगा। भगवान का क्या पर्यायवाची होगा, भगवान का पर्यायवाची प्रभु हो जाएगा, परमेश्वर हो जाएगा, परमात्मा हो जाएगा। ठीक है, शेषनाग का क्या हो जाएगा, तो शेषनाग का उरग हो जाएगा, ब्याल हो जाएगा, भुजंग हो जाएगा। ये सब शेषनाग के पर्यायवाची हो जाएंगे। बंधन का पर्यायवाची पूछे तो बंधन मतलब विघ्न हो जाएगा, बाधा हो जाएगा, रुकावट हो जाएगा, ये सब बंधन के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अनिल का पर्यायवाची शब्द है चक्रवात, पावश, पवन या अनल। तो अनिल का पर्यायवाची शब्द जो होता है यह पवन होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और पवन के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं,
तो वायु हो जाएगा, हवा हो जाएगा, समीर हो जाएगा, पर्यायवाची वात हो जाएगा, मारुत हो जाएगा, प्रभंजन हो जाएगा, प्रवात हो जाएगा, पवमान हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएंगे? पवन के पर्यायवाची हो जाएंगे। अच्छा, चक्रवात का भी पर्यायवाची देख लीजिए। चक्रवात मतलब इसका पर्यायवाची तूफान हो जाएगा, आंधी हो जाएगा, झंझा हो जाएगा। ये सब आपके चक्रवात के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगर पावस का पूछ ले तो पावस मतलब वर्षा काल हो जाएगा, वर्षा ऋतु हो जाएगा, बारिश हो जाएगा। ये सब पावस का पर्यायवाची हो जाएगा। अनिल का पर्यायवाची पूछ ले तो आग हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा, पावक हो जाएगा, दहन हो जाएगा, ज्वलन हो जाएगा, कृशान हो जाएगा, हुताशन, वैश्वानर। बहुत सारे पर्यायवाची हैं, तो ये सब अनिल के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। मौन का विलोम शब्द है मुखर, मौखिक, मयंक या विकार। मौन मतलब क्या होता है? चुप एकदम। तो इसका विलोम बताना है, मुखर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। मौखिक का विलोम क्या हो जाएगा? तो मौखिक का विलोम लिखित हो जाएगा। मयंक का विलोम सूर्य हो जाएगा। विकार का अविकार हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? कामायनी की, कुरुक्षेत्र की, रामायण की या साकेत की? जो नायिका है यह कामायनी की नायिका है। कामायनी जो है यह प्रसाद जी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? तो कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, जिन्हें द्वितीय राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामायण किसकी रचना है? तो रामायण महर्षि वाल्मीकि जी की रचना है। ठीक है ना, जिसकी रचना लगभग 3000 साल पहले की गई थी। इसकी रचना तब संस्कृत भाषा में की गई थी। हालांकि दूसरी बार रामायण की रचना आदि कवि वाल्मीकि के बाद अगर किसी ने की तो वो तुलसीकृत रामायण, जिसका हम लोग पठन पाठन अपने दैनिक जीवन में घर में करते हैं, तो ये तुलसीकृत रामायण का पठन पाठन हम लोग करते हैं, जो अवधी बोली में 16वीं शताब्दी के करीब तुलसी जी ने इसकी रचना की। और आदि कवि वाल्मीकि जी ने जिस रामायण की रचना की थी वो लगभग 3000 साल पहले की थी, उन्होंने संस्कृत भाषा में की थी। साकेत जो है ये किसकी रचना है? तो साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। जिसकी गर्दन सुंदर हो सुदर्शन कहलाता है, सुगत कहलाता है, सुगर्दन कहलाता है या सुग्रीव कहलाता है? तो जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे सुग्रीव कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। लौकिक किसे कहते हैं? लौकिक ऑप्शन कह रहा है पकड़ लिया गया हो उसे, एक समान दिखने वाले को, या जो इस लोक की बात हो। तो जो इस लोक की बात हो उसे हम लौकिक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। ताजमहल डाट डाट का अद्भुत नमूना है, अर्थात ताजमहल किसका एक अद्भुत नमूना है? शिल्पकला का, मूर्तिकला का, चित्रकला का या स्थापत्य कला का? तो ताजमहल स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। यह ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। उदय शंकर भट्ट हिंदी साहित्य के प्रमुख डाट डाट हैं। उदय शंकर भट्ट जी हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कहानीकार हैं, निबंधकार हैं, उपन्यासकार हैं या नाटककार हैं? तो उदय शंकर भट्ट जी हिंदी साहित्य के एक प्रमुख नाटककार हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। तरुअर फल नहीं खात है, शर्वर पिए न पान, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं? रहीम जी ने, कबीरदास, रसखान या बिहारी जी ने? तो उपरोक्त पंक्ति तरुअर फल नहीं खात है, शर्वर पिए न पान रहीम की पंक्ति है। अतः ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाय, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी या रामनरेश त्रिपाठी? तो तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाय जो पंक्ति है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। अलंकार में यह पंक्ति अक्सर देखने को मिल जाती है कि तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाय में कौन सा अलंकार है। तो अगर ऐसा आप लोगों के सामने आता है, हालांकि अलंकार अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, किसी भी दिन अभी की प्रैक्टिस सेट में अलंकार के प्रश्न शामिल भी नहीं किए गए हैं, तो रस छंद अलंकार की क्लास आएगी। थोड़ी ऐसी पंक्ति आपको मिलती है आपके एग्जाम में कि तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाय में कौन सा अलंकार है, तो देखिए यहाँ पे त वर्ण की
बार बार आवृत्ति हो रही है, तो अगर एक ही पंक्ति में किसी एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो उसमें हम अनुप्रास अलंकार बताते हैं। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं सत्यनारायण पांडे, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान या महादेवी वर्मा। जो पंक्ति है यह सुभद्रा कुमारी चौहान की है। रचना झांसी की रानी थी, उसी की ये पंक्ति है, अतः ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है भूषण की कविता का प्रधान स्वर था व्यंग्यात्मकता, प्रशस्तिपरक, श्रृंगारिकता या कारुणिक। तो भूषण की कविता का प्रधान स्वर जो था वह प्रशस्तिपरकता था। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? सम्मेलन पत्रिका, उदंत मार्तंड, सरस्वती या नागरी प्रचारणी पत्रिका। तो हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम उदंत मार्तंड था। इसका प्रकाशन 1826 ईस्वी में हुआ था बंगाल से। ठीक है, और इसके संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ला जी थे। ये रहे हमारे आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका हम लोगों ने अध्ययन किया। मैं आशा करता हूँ आप लोगों की परीक्षाओं में ये अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। तो रोजाना शाम 5 बजे इस क्लास से जुड़ना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।